1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के एक परमिशन लेटर से ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में व्यापार करने के लिए निकलती है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस इंडिया आते हैं और वो जहांगीर से एक परमिशन लेटर ले लेते हैं कि जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर पाए। लेकिन इनकी किस्मत कब खुलती है? इनकी किस्मत खुलती है 1765 में, जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। 1765 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को खूब लूटती है। लेकिन उसके बाद एक अजीब मोड़ आता है इनकी ज़िंदगी में। वो क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दरकिनार कर देती है और खुद इंडिया पे जो शासन है इंडिया का वो अपने हाथों में ले लेती है, जिसको बोलते हैं हम ताज का शासन। तो 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनकर सिर्फ रह जाती है और जो पूरा इंडिया का शासन है वो आ जाता है ब्रिटेन सरकार के हाथ में। उसके बाद जो कहानी है फिर से बदलती है 1947 में। 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है और इंडिया को ज़रूरत पड़ती है एक संविधान की, और 1946 में भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है और 1950 में भारत का संविधान लागू हो जाता है। पर कहानी इतनी क्या सिंपल थी? क्या भारत का संविधान डायरेक्टली बना लिया गया था या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड थी? क्या पहले से कोई ना कोई आर्टिकल्स हम बना चुके थे? तो इसी कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुखदीप और आप देख रहे हो द क्वेश्चन मार्क एकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जितने दोस्त साथ जुड़े हैं इस वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीरीज लगातार चलेगी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हमें 2-3 चीजों को जान लेना जरूरी है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये मान लो कि ब्रिटेन है, ठीक है। तो जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ तो कोई भी कंपनी जब बनती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसके फैसले लेंगे, जो उसको डिसाइड करेंगे। वैसे ही मान लो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें मान लो कि 1000 लोगों ने इसके शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। तो ये 1000 लोग हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 पाउंड का शेयर खरीदा, किसी ने हो सकता है कि 20 पाउंड का शेयर खरीदा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 500 रुपए या 500 पाउंड मान लो कि इस कंपनी में लगा रखे हैं। तो ये जो 500 पाउंड वाले थे ना, या जो जिन्होंने ज्यादा पैसा लगा रखा है, ठीक है, इनको बोलते थे कोड ऑफ प्रोपराइटर्स, ठीक है, COP। ये ज्योग्राफी वाला कोप नहीं है, कोड ऑफ प्रोपराइटर्स, ठीक है। मतलब कि जिनको अधिकार थे, मतलब ये मान लो कि 100 लोग ऐसे होंगे जिनको कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में होंगे, ठीक है। अब इसी में से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको बड़े फैसले लेने का अधिकार था। मान लो कि 20 लोगों को या 15 लोगों को इन्होंने चुन लिया जो बड़े फैसले कर सकते थे, ठीक है। इनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इन शब्दों को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बार बार यूज किए जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे, ठीक है। तो देखो, सभी शेयरधारक जो थे सबको फैसले लेने का अधिकार तो नहीं था, और जो फैसले लेने का अधिकार था कुछ लोग कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो थे ये भारत में जो शासन था कंपनी का उसको रेगुलेट करते थे, और ये संस्थाएं बैठी हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब सपोज करो कि जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है मान लीजिए। तो भारत में मान लीजिए कि आप अडानी ग्रुप को मान लीजिए, ठीक है, अडानी ग्रुप। हम अडानी ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं। अब अडानी ग्रुप है, ठीक है, अडानी ग्रुप की कोई कंपनी मान लो कि अफ्रीका में जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका में व्यापार करने की नजर से जाती है, ठीक है। अब अफ्रीका में जाकर ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी का सेटअप करते हैं, ठीक है। अब अफ्रीका में जाके इंडिया की कंपनी अगर सेटअप करेगी तो आप ये सोचिए कि कुछ लोग यहाँ से रेगुलेट कर रहे होंगे कंपनी को और कुछ लोग यहाँ पे रेगुलेट कर रहे होंगे कंपनी को। अब ये वो जगह है जहां से वो कंपनी आई है। तो ये मान लीजिए कि इंग्लैंड है, और इसमें जो मैंने अभी आपको 2 संस्थाओं का नाम बताया, कोड ऑफ प्रोपराइटर्स
और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठ के शासन करती थी, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो यहाँ इंडिया में आके जो मतलब चला रही थी संस्थान, जिनका नाम आपने सुना होगा, सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वाइस राय, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय के नाम से जो जाने जाते हैं, वो यही लोग थे जो इंडिया से रेगुलेट करते थे। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, दो संस्थाएं, पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ये कहाँ बैठे थे, ये बैठे थे इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड से इंडिया के प्रशासन को देख रेख करते थे। दूसरे जो इंडिया में थे, जैसे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये वो अधिकारी थे जो इंडिया से इस कंपनी को रेगुलेट करते थे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी मुझे लगता है आपको समझ आ गई है। अब हम आगे